जय हिंद। स्वागत करते हैं जीएस इनोवेशन सेंटर। हमेशा की तरह घटना चक्र लेकर आए हैं अगले टॉपिक की अग्रसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है गुप्त काल। तो गुप्त काल का पहला नंबर क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था। तो महरौली की बात किया जाए तो महरौली कहाँ पड़ता है, तो ये महरौली दिल्ली में पड़ता है। दिल्ली में जहाँ पर कुतुब मीनार स्थित है ना, उसी के परिसर में ये महरौली है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ये बनाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया है। ये इसलिए बनाया गया था कि ये अपने उपलब्धियों के लिए ये बनाया गया है। और साथ साथ में जब चंद्रगुप्त द्वितीय की बात किया जाए तो इन्होंने जो है विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। इसे हम महाराजा धीराज के नाम से भी जानते हैं। इसका भी जो है ये उपाधि धारण करने का काम किया महाराजा धीराज। चलिए, और ये जो लौह स्तंभ जो बना हुआ है ये इसमें फास्फोरस के ज्यादा यूज किया गया है। फास्फोरस का यूज ज्यादा किया गया है। और इसमें जंग रहित है, इसमें जंग नहीं लगता है। 90% से अधिक जो है ऐसा अच्छे लोहा अच्छे किस्म का लोहा का प्रयोग किया गया है जिसमें कि जंग नहीं लगता है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसका आंसर हो जाएगा गुप्त, क्योंकि ये चंद्रगुप्त जो है किस काल से संबंधित है, ये किस वंश से संबंधित है, तो ये गुप्त। याद रखेगा क्या हो जाएगा, गुप्त से। बोल देगा गुप्त काल का मतलब गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था, तो श्रीगुप्त। किसने किया था, श्रीगुप्त। चलिए इसका ए इज द राइट आंसर। बी देखते हैं सातवाहन। तो सातवाहन का राजधानी था प्रतिष्ठान। बोल दे किसकी स्थापना किसने किया था, तो सिमुक ने किया था। प्रतिष्ठान पड़ता है महाराष्ट्र में भैया, याद रखिएगा। कुषाण की बात किया जाए तो चीन की छक्के छुड़ाने वाले शासक कुषाण, याद रखेगा। कनिष्क जिसने जो है चीन पर चढ़ करके रेशम मार्ग की खोज किया और रेशम का तौर तरीका जो है चीन से प्राप्त किया। इसका जो राजधानी था, बहुत सारा राजधानी था, पुरुषपुर भी इसका राजधानी था। याद रखेगा, पुरुषपुर भी इसका राजधानी कनिष्क का रह चुका है। ठीक है ना। उसके बाद मौर्य काल की बात किया जाए तो मौर्य काल की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसकी सहायता से किया था, तो चाणक्य की सहायता से। चाणक्य कौन थे, तो चाणक्य सब बहुत बड़े आचार्य थे। कहाँ का आचार्य थे, तो ये तक्षशिला विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला, जिसमें हॉस्टल की सुविधा नहीं थी। अगर हॉस्टल की सुविधा बोल दे तो वह नालंदा विश्वविद्यालय, एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें हॉस्टल की सुविधा भी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। देखिए विक्रमादित्य की बात किया जाए तो विक्रमादित्य की जो है पदवी ग्रहण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने विक्रमादित्य के साथ महाराजा धीराज का भी उपाधि धारण किया। महाराजा धीराज इसी के नाम से, इसी को जानते हैं। इन्होंने जो है विक्रमादित्य की बात किया जाए तो इनके दरबार में नवरत्न भी रहते थे। तो कौन कौन रहते थे, धनवंतरी, छपनक, अमर सिंह, कालिदास, ये सभी जो है इन्हीं के दरबार में रहते थे। और साथ साथ में इन्होंने जो है शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने का काम किया। समुद्रगुप्त की बात किया जाए तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहे जाने का श्रेय ये है कि आर्यावर्त में 9 राजा और दक्षिणावर्त का 12 राजा को इन्होंने हराने का काम किया। और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और साथ साथ में इन्हें संगीत से बहुत ही ज्यादा लगाव था। इसे बीना वादक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीना वादक भी कहा जाता है। ठीक है। स्कंदगुप्त की बात किया जाए तो कुमार गुप्त के बाद जो उत्तराधिकारी बना वो बना स्कंदगुप्त। कौन बना, स्कंदगुप्त। इसके समय हुनों ने क्या किया, आक्रमण किया था। और साथ साथ में इन्होंने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण किया।
सुदर्शन झील का निर्माण किया। किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त आपको पता है, ये भी कुमारगुप्त जो है ये भी एक गुप्त क्या है? शासक है, जो कि कुमारगुप्त के बाद जो है गद्दी पर बैठने का काम किया था स्कंदगुप्त ने किया था। और साथ साथ में इनकी बात किया जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है उत्तराधिकारी, और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना भी किया। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का दूसरा नाम है गोविंद, याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ना। 2 का सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 3 की ओर। चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बात किया जाए तो हमने अभी आपको बताया है कि इसे महाराजा धीराज के नाम से भी जाना जाता है, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और यही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है नवरत्न रहते थे, कालिदास, धनवंतरी, छपनक, अमर सिंह, ईटीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके से टोटल 9 महारत्न जो है विक्रमादित्य के दरबार में काम करते थे। और ये गुप्त काल का बहुत ही योग्य शासक माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये विक्रमादित्य के साथ साथ में महाराजा धीराज का इन्होंने उपाधि भी धारण किया, महाराजा धीराज का। और साथ साथ में इन्होंने शकों को हराया, शकों को पराजित किया, शकों को पराजित करने का काम किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त का भी हम बताए थे इसके बारे में कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इन्होंने जो है इनको जो है संगीत से ज्यादा प्रेम था। इसे जो है इन्होंने जब सिक्का को लॉन्च किया, सिक्का जब चलाया तो बिना बजाए हुए सिक्के पर इनका तस्वीर आया। किसके? समुद्रगुप्त का आया। इसे भारत का नेपोलियन भी। स्कंदगुप्त की बात किया जाए तो इन्हीं के समय हुनों का आक्रमण हुआ और कुमारगुप्त के बाद जो है कोई शासक बैठा तो उसका नाम था स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन है आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त, याद रखेगा। उसके बाद राणा गुप्त ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, विक्रमादित्य हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उम्मीद करते हैं आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं। देखिए गुप्त काल की चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं। एक समय ऐसा था जो कि बुद्ध काल के बारे में देखे थे, उसके बाद आपको मौर्य काल के बारे में देखे थे। मौर्य काल में जो हुआ करता था, गुप्त काल में जो हुआ करता था सिक्का जो चलाया जाता था, जो तांबा का सिक्का, और जिसे कहा गया था आहत सिक्के कहा गया। और आहत सिक्के में जो है मुहर लगा हुआ रहता था। क्या? मुहर भी लगा हुआ रहता था, जिसे पंचमार्क सिक्का के नाम से भी जाना गया। तो गुप्त काल की बात किया जाए तो गुप्त काल की चांदी की सिक्के, तो देखिए गुप्त काल में कौन कौन सा सिक्के चले थे। गुप्त काल में सोना का सिक्के भी चले थे, उसके बाद चांदी के सिक्के भी चले थे, उसके बाद तांबा का सिक्के भी चले थे। किसका? तांबा का सिक्के भी चले थे। गुआ हो गया और एक शीशा और एक सिक्का और था, जिसे सिक्के, ये 4 तरह का जो है सिक्के चलाया गया। कब चला गया? तो गुप्त काल में चलाया गया। और जब ये सिक्के 4 को सिक्के एक साथ चलाया जाता था तो उसे कहा, उसके नाम दिया गया करसापन। क्या नाम दिया गया? करसापन के दिया गया। गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी काल में सोना का सिक्का सबसे ज्यादा मात्रा में जो है सोना का सिक्का चलाया गया, जबकि बड़ी संख्या में चांदी की सिक्का भी चलाया गया। तो यही बड़ी संख्या में चांदी की सिक्के चलाया गया, इसका नाम रुपयक दिया गया। क्या बताया गया? रुपयक या रुपयका, रुपयक या रुपयका, ये इसी का नाम होता है, याद रखेगा। देखिए सोने के सिक्के को दिनार का सिक्का कहा गया, सोने के सिक्के को दिनार। और साथ साथ में जो है दिनार के सिक्के पर चित्र पार करके यानी कलात्मक रूप से दिखाया जाता था। किसमें? दिनार के सिक्के में। उसके बाद शतमान कह दे या तो निष्क कह दे, शतमान और निष्क, ये वैदिक ग्रंथों में इसकी चर्चा मिलती है। किसमें? वैदिक ग्रंथों में चर्चा मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि ये सिक्के के प्रचलन जो है वैदिक काल में था। और अगर यदि कह दे कि धातु का सिक्का प्रचलन सर्वप्रथम कब आया, तो ये आया आपका बुद्ध काल में। कब आया था? बुद्ध काल में आ जाएगा।
चलिए बुद्ध काल में आ जाएगा। तो कर्षापन्न किसे कहते हैं? ये चारों जो है धातु के सिक्कों मिला देने के बाद कौन सा सिक्का का निर्माण होता है? कर्षापन्न जो है निर्माण होता है। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और ये सब क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछना अनिवार्य, मतलब अनिवार्य रूप से पूछ ही देता है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन को आप लोग ठीक से याद करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो है 5 क्या कह रहा है? हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि था? देखिए हरिसेन की बात कर रहा है। हरिसेन भी किसी के दरबार में रहते थे और ये एक कवि थे। क्या थे? ये कवि थे, याद रखेगा, राज कवि थे। ठीक है। देखिए अशोक दिया हुआ है, समुद्रगुप्त दिया हुआ है, चंद्रगुप्त दिया हुआ है, उसके बाद हर्षवर्धन दिया है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहते थे। कौन रहते थे? हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त के समय ही जो है उन्होंने क्या किया था? आक्रमण किया था। और ये हरिसेन जो है इसका राज कवि था, समुद्रगुप्त का राज कवि था। और इसके साथ साथ में हरिसेन के बात किया जाए तो ये विष्णु के उपासक थे, विष्णु का उपासक थे। समुद्रगुप्त की बात किया जाए तो ये समुद्रगुप्त को जो है विक्रमांक, साथ साथ में परम भागवत, क्या हो जाएगा? परम भागवत। अशोक कौन सा काल से संबंधित है आपका? मौर्य काल से संबंधित है, याद रखेगा, मौर्य काल से। इन्होंने बौद्धों को क्या किया? बौद्धों को संरक्षण प्राप्त किया और साथ साथ में इन्हें जो है 84,000 स्तूपों को क्या किया? निर्माण किया। और इन्होंने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए एशिया जो है भेजा। और इन्होंने जो है अशोक की बात किया जाए तो अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन इसका नाम मिलता है, अशोक वर्धन नाम मिलता है। और जबकि बात किया जाए अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? तो अशोक का नाम जो है अशोक आपको मिल जाएगा इसका अभिलेख में। कौन सा? तो गुर्जर, मास्की, उसके बाद आपका नेतुर, उपडेमगा, ये जो है ये चार अभिलेखों में अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है। जबकि बात किया जाए चंद्रगुप्त की तो चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता होना चाहिए कि ये चाणक्य का शिष्य थे। कौन थे? चाणक्य का शिष्य थे। ये कि इन्होंने किसको हराया? घनानंद को हरा करके मौर्य वंश का स्थापना किया। घनानंद को हरा करके मौर्य वंश का स्थापना किया था। घनानंद किसके समकालीन थे? तो सिकंदर के समकालीन थे, याद रखेगा, सिकंदर के समकालीन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए दिया हुआ आपके सामने क्वेश्चन कि लिच्छवी दहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दहित्र किसे कहते हैं? तो लिच्छवी दहित्र की बात किया जाए तो लिच्छवी दहित्र हम उसे कहते हैं जहां पर उसका मामा घर हो। कहाँ हो? मामा घर हो। जैसे दहित्र मतलब होता क्या है? दहित्र मतलब होता है आपका बेटा या बेटी, पुत्र या पुत्री होता है, याद रखिएगा, पुत्र या पुत्री हुआ करता है। ठीक है। ये लिच्छवी बात किया जाए तो लिच्छवी के बारे में क्या बताएं? आप लोग को सभी को पता होना चाहिए कि विश्व का एकमात्र पहला गणतंत्र, विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी कहाँ पड़ता है? तो ये वैशाली में, वैशाली जो है पटना के पास, बिहार के वैशाली जिला जो है पटना के पास पड़ता है, याद रखेगा। उसके बाद दिया हुआ इसके ऑप्शन दिया हुआ चंद्रगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को, समुद्रगुप्त को। तो इसका आंसर क्या है आपका? डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। समुद्रगुप्त को कहा जाता है लिच्छवी दहित्र कहते हैं, लिच्छवी दहित्र कहते हैं। समुद्रगुप्त के पर्याग प्रशस्ति अभिलेख, समुद्रगुप्त के पर्याग प्रशस्ति अभिलेख में उसे लिच्छवी दहित्र के नाम से चर्चा किया गया है, लिच्छवी दहित्र के नाम से जो है नाम बताया गया है। और साथ साथ में ये समुद्रगुप्त का जो है माता का नाम कुमार देवी था, याद रखेगा। समुद्रगुप्त के माता का नाम क्या था? कुमार देवी था। ठीक है। अब बाकी बात ये सब की बात किया जाए, ये सब गुप्त काल के शासक है। कुमारगुप्त किसका उत्तराधिकारी था? तो कुमारगुप्त बात किया जाए तो चंद्रगुप्त सेकंड का जो है उत्तराधिकारी कौन बना? कुमारगुप्त बना। बात किया जाए कुमारगुप्त का तो कुमारगुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था उत्तराधिकारी? चंद्रगुप्त द्वितीय का
उत्तराधिकारी। साथ साथ में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। इसे गोविंद गुप्त के भी नाम से जानते हैं, गोविंद गुप्त, गोविंद गुप्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हुनों के द्वारा। किसके द्वारा? हुनों के द्वारा। आप सभी को पता है कि स्कंद गुप्त के समय हुन ने क्या किया? आक्रमण किया था। स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त कौन सा शासक थे? गुप्त काल के शासक हुआ करते थे और ये कुमार गुप्त के उत्तराधिकारी थे। कुमार गुप्त के उत्तराधिकारी। अब बोल दे कि गुप्त काल का मतलब गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त काल का अंतिम शासक जिसका नाम था विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। और इन्होंने जो है स्कंद गुप्त ने गिरनार की पहाड़ी पर, गिरनार की पहाड़ी पर इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, सुदर्शन झील का निर्माण कराया। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है? देखिए हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो क्या डिस्कस किया था कि निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे? एक जो है शासक हुआ करता था, उसका नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का प्रेमी था। किसका था? संगीत का, संगीत का। इसे बीना वादक के नाम से भी जाना जाता है, बीना वादक, क्योंकि ये संगीत का सबसे बड़ा जो है भक्त थे। और साथ साथ में समुद्रगुप्त की बात किया जाए तो ये समुद्रगुप्त जो है आर्यावर्त के 9 शासक, आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासक, दक्षिणावर्त के 12 शासक को इन्होंने हराने का काम किया। यही कारण है कि इसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और साथ साथ में जब इनके समय में सिक्के जारी किए थे, क्या जारी किए थे? सिक्के। तो उस सिक्के पर बीना बजाते हुए पाया गया, बीना बजाते हुए दिखाया गया। ठीक है, तो गुप्त काल का एक शासक हुआ करता था समुद्रगुप्त। इस समय जो सिक्के चलते थे उस समय जो है सिक्के पर संगीत वादक जिसका नाम था समुद्रगुप्त थे, जो बीना बजाते हुए नजर आए। तो ये एक शासक थे गुप्त काल का था। इसका आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। गुप्त काल में समुद्रगुप्त के द्वारा ये चीजों को दिखाया गया। मौर्य के बारे में बात किया जाए तो मौर्य की स्थापना 322 BC में कर दिया गया था और साथ साथ में इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु का नाम चाणक्य थे। क्या थे? चाणक्य थे। और साथ साथ में मौर्य की बात किया जाए तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना जो किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया घनानंद को हरा करके। किसको हरा करके? घनानंद की हरा करके। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का जो है मानते थे। और इन्होंने सरवन बेलगांव कर्नाटक में सरलेखना विधि से, सरबेलगांव में सरलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया था। नंद की बात किया जाए तो नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था घनानंद। क्या था? घनानंद का। अगर स्थापना की बात किया जाए तो महापद्मनंद। कौन? महापद्मनंद। चोल की बात किया जाए तो इसके समय जो है सर्वाधिक, मतलब कहने का मतलब यह है कि इसके समय बहुत सारे ऐसे काम हुए थे जो कि बहुत अच्छा काम किया गया। ये सबसे पहले तो ये पल्लव को हटा करके चोल वंश का यानी कि चोल का स्थापना किया। और इसकी नौसेना बहुत अच्छी थी, नौसेना बहुत ही अच्छी मानी जाती थी चोल की। और साथ साथ में इसके जो फेमस प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे, राजा राज हुआ करते थे और राजेंद्र हुआ करते थे। कौन? राजेंद्र। राजा राज ने श्रीलंका पर विजय पाया। कहाँ पर? श्रीलंका पर विजय पाया था, जो कि कोलुतुंग प्रथम को हराने का काम किया था और अपनी शासन व्यवस्था श्रीलंका तक बढ़ाने का काम किया था। चोल की अगर राजधानी की बात किया जाए तो चोलों की राजधानी जो है तंजावुर हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? तंजावुर हुआ करती थी। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका गुप्त। सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? देखिए
अभी हमने कितना बार, बहुत बार हमने इसके बारे में चर्चा किया कि किसके विजयियों के कारण। तो आपको पता होना चाहिए, हमने बार बार क्वेश्चन में डिस्कस कराने का प्रयास किया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासक को हराने का काम किया। यही कारण है कि इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और साथ साथ में कुमार गुप्त के बाद जो शासक आया था उसे कहा जाता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, याद रखेगा। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। और साथ साथ में इन्हें संगीत का प्रेम भी था, याद रखेगा, संगीत प्रेमी था। इसे बिना वादक सिक्कों पर देखा गया, बिना बजाते हुए देखा गया, ठीक है ना। स्कंद गुप्त की बात किया जाए तो हमने इसके बारे में भी तुरंत चर्चा किया है। स्कंद गुप्त को हम क्या कहते हैं? इसी के समय जो है हुनों का आक्रमण हुआ, हुनों का आक्रमण हुआ। इन्होंने सुदर्शन झील बनाया, सुदर्शन झील बनाने का काम किया। कहाँ पर? तो गिरनार पर्वत। कहाँ पड़ता है भैया? तो ये महाराष्ट्र में गिरनार पर्वत पर, ठीक है ना, गिरनार पर्वत पर। ये एक तरीके, ये जो है कैसा शासक है? तो गुप्त शासक है, गुप्त शासक है। क्या है? गुप्त शासक है, याद रखिएगा। चलिए चंद्रगुप्त की बात किया जाए तो चंद्रगुप्त के बारे में आप सभी को पता है, घनानंद को हराकर मौर्य वंश का स्थापना करने वाले शासक, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 322 बीसी में इन्होंने मगध पर मौर्य वंश का स्थापना किया, मगध पर मौर्य वंश का स्थापना किया। और साथ साथ में एक अयोग्य शासक घनानंद को हराने के काम किया। और इसी के बीच में, इसी का जो है झगड़ा होती है, किसके साथ युद्ध होता है? तो सेल्यूकस निकेटर के साथ। किसके साथ? निकेटर के साथ युद्ध होता है। निकेटर हार जाता है और ये अपनी बेटी को अपना शादी करा देता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, याद रखेगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी थे, जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का। ब्रह्मगुप्त की बात किया जाए तो ये बहुत बड़े जो है खगोल शास्त्र थे। क्या थे? खगोल शास्त्र थे। खगोल शास्त्र को प्रयोग करने के लिए उन्होंने कहाँ पर? उज्जैन में प्रयोगशाला भी खोलने का काम किया था, खगोलशाला भी खोलने का काम किया। और साथ साथ में ये गणितज्ञ भी थे। क्या थे? गणितज्ञ थे। इन्होंने जीरो से डिवाइड करने के बाद जीरो आता है, इसको सिद्ध करने का कोशिश किया, लेकिन इनका क्या हो गया? ये गलत हो गया। इनका क्या हुआ? गलत हो गया, याद रखेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, आप ही लोग बताइए, क्या हो जाएगा आंसर? डी इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्त हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर किन हिंदू राजा को जाना जाता है? तो भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को नाम से जाना जाता है। अब समुद्रगुप्त के बारे में ना बताएंगे, बहुत कुछ बता चुके हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। और साथ साथ में ये एक गुप्त शासक हुआ करता था। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारा जो है उपलब्धियां हासिल किया, जैसे कि हम सिक्कों पर बिना बजाते हुए देखा गया। क्या? बिना बजाते हुए देखा गया। इन्होंने बहुत सारा उपाधि धारण किया, अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक। और साथ साथ में एक और उपाधि धारण किया, उस उपाधि का नाम है परम भागवत। क्या नाम है? परम भागवत। इतने सारे उपाधि धारण करने का काम किया। और साथ साथ में देखा जाए, इनके यहाँ एक राजकवि हुआ करता था, राजकवि। उस राजकवि का नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन। इसी के दरबार में रहा करते थे, ठीक है ना। अजात शत्रु को क्या नाम से जानते हैं? कुनिक के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? कुनिक के नाम से जानते हैं। और साथ साथ में से पितृहंता, अपने पिता को हत्या करके जो है गद्दी पर बैठने का काम किया था। ये कौन सा वंश से संबंधित है? अजात शत्रु की बात किया जाए तो ये अजात शत्रु जो है मौर्य काल से संबंधित है, याद रखेगा। अजात शत्रु का पुत्र का नाम था उदयन। क्या नाम था? उदयन ने पाटलिपुत्रा शहर का स्थापना किया। चंद्रगुप्त की बात किया जाए तो चंद्रगुप्त के बाद में जो भी बोलिए वो कम है। चंद्रगुप्त की बात किया जाए तो इनका पत्नी का नाम कर्नेलिया। क्या नाम था? कर्नेलिया। इनका पुत्र का नाम क्या नाम था? बिंदुसार था। और साथ साथ में इनका जो गुरु हुआ करता था उसका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य हुआ करता था। मगध साम्राज्य को इन्होंने स्थापना किया, कब किया? 322। इसके जन्म की बात किया जाए तो 345 बीसी में इसका जन्म हो गया था। बिंबिसार की बात किया जाए तो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिंबिसार को कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा आपका आंसर।
समुद्रगुप्त, बी इज द राइट आंसर। भारत के नेपोलियन के नाम से विख्यात है, हिंदू राजा हुआ करते थे, कौन? समुद्रगुप्त, बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? देखिए गुप्त काल में बोल रहा है सर्वाधिक सिक्के किस धातु के जारी किए गए? तो गुप्त काल में 4 ऐसे धातु थे जो कि चलाया गया सिक्का। कौन कौन सा था? तो सोना था, चांदी था, तांबा था और सीसा था। ये चारों शीशे के जब मिला दिया जाए तो कौन सा सिक्का बनता था? करसापर्ण। क्या कहा जाता था? करसापर्ण कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके समय में सबसे अधिक सिक्के चलाया गया सोना का सिक्के। क्या चीज का? सोना का। यही कारण है कि इसे स्वर्ण काल को भी कहते हैं, इसे गुप्त काल को स्वर्ण काल के भी नाम से जानते हैं। दूसरी सबसे अधिक जो चलाया गया वो चांदी। क्या चलाया गया? चांदी। सोना के सिक्के को दिनार कहा गया। क्या कहा गया? दिनार। जबकि चांदी के सिक्के को रुपयक, रुपयक या रुपयका, क्या कहा गया? रुपयक या रुपयका को कहा गया, ठीक है ना। चलिए इसका बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोना का सिक्के को क्या कहते हैं? दिनार, दिनार। चांदी के सिक्के को हम क्या कहते हैं? तो चांदी के सिक्के को हम रुपयक, रुपयक, ठीक है ना। तांबा के सिक्के भी चलाया गया, तांबा का सिक्के, और ये चारों सिक्के को जोड़ करके चलाया गया, याद रखिएगा। सभी सिक्कों को जब जोड़ के चलाया गया तो उसे क्या कहा गया? करसापर्ण। क्या कहा गया? करसापर्ण कहा गया, ठीक है ना। लोहा का इसके समय सिक्का नहीं चलाया गया था, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें गुप्त काल के किस धातु के सर्वाधिक सिक्के चलाए गए थे? तो सोना को, सोना का सिक्के अधिक चलाए गए थे। यही कारण है कि गुप्त काल को हम कौन काल के नाम से जानते हैं? स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्रसिद्ध गुप्त संबंध। देखिए प्रसिद्ध गुप्त संबंध की बात किया जा रहा है। गुप्त संबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू की गई? 319 ईस्वी, 600 ईस्वी, 78 ईस्वी, 57 ईस्वी। देखिए दो ठो गुप्त काल की बात किया जाए तो एक ही जो है संबंध चलाया गया। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, याद रखिएगा। एक चलाया गया 58 बीसी में, याद रखिएगा। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, कनिष्क के द्वारा, जिसे कहा गया कौन सा संगत? शक संबंध कहा गया, शक संबंध। यही शक संबंध जो है कनिष्क ऐसा कहा गया, कुषाण वाला जो कैलेंडर था शक ने क्या किया? चुरा लिया, शक ने चुरा लिया, याद रखेगा। 78 बीसी में विक्रम संबंध चलाया गया। क्या चलाया गया? विक्रम संबंध चला गया। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये याद रखेगा गुप्त काल का योग्य शासक था, बहुत ही योग्य शासक था। इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। कौन रहते थे? नवरत्न रहते थे। काली इसी के दरबार में कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, छपनक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टोटल मिलाकर के 9 ऐसे जो है कवि थे, 9 ऐसे रत्न थे जो इनके दरबार में रहा करते थे। 9 ऐसे रत्न इसके दरबार में रहा करते थे, ठीक है ना। इसे हम क्या नाम से जानते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को हम जानते हैं महाराजा धीराज के नाम से जानते हैं, विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और इन्होंने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। कब किया था? इन्होंने जो है जब शकों पर, शक का राजा, नासिक का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था नहपांग, उन्होंने उनको हरा करके महाराजा धीराज की विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने का काम किया था। कौन किया था? विक्रमादित्य ने। तो ये 78 ईसा पूर्व में विक्रम संबंध चलाने का काम किया था, ठीक है ना। 600 में कोई ऐसा नहीं चलाया गया, 319 में कोई, 319 में एक चलाया गया, याद करिए। 319 से 20 में एक चलाया गया, 319 से 20 में चलाया गया एक संबंध चलाया गया, जिसे क्या नाम है? गुप्त संबंध, याद रखेगा। कुमार गुप्त के द्वारा चलाया गया था गुप्त संबंध। क्या चलाया गया? गुप्त संबंध चलाया गया, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। अरे तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सही आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, याद रखेगा। गुप्त संबंध किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा, कुमार गुप्त के द्वारा, ठीक है, कुमार गुप्त के द्वारा, ठीक है। चलिए ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नंबर 13 देखिए, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो इलाहाबाद की जो शिलालेख है ना, ये कौशाम्बी से लाया गया। कहां से लाया गया? कौशाम्बी से लाया गया। मंगाने वाले कौन थे? तो हरिसेन। कौन थे? हरिसेन थे। हरिसेन ने कौशाम्बी अभिलेख को, समलेख को उठा करके इलाहाबाद लाया, और इसमें जो है समुद्रगुप्त की युद्ध के बारे में चर्चा किया गया, युद्ध के बारे में लिखाया गया। किस किस राजा को हराने का काम किया समुद्रगुप्त, उसके बारे में वर्णन किया गया इस इलाहाबाद के प्रशस्ति अभिलेख में। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा जो है ये काम किया गया।
तो ये समुद्रगुप्त हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात किया जाए अशोक और हर्ष का, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, तो हर्ष के सामने अगर जोड़ दीजिएगा तो हर्षवर्धन कर दीजिए। तो हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन आपको पता होना चाहिए, ये पुष्पभूति वंश, क्या हो जाएगा, पुष्पभूति वंश, पुष्पभूति वंश, साथ साथ में इसे हम कह सकते हैं वर्धन वंश, क्या कहते हैं, वर्धन वंश भी कहते हैं। हर्षवर्धन जो है, तो हर्षवर्धन ये वंश से संबंधित है, और हर्षवर्धन जो है प्रभाकर बर्मन का बेटा था, प्रभाकर बर्मन का बेटा था। किसका था, प्रभाकर बर्मन। प्रभाकर बर्मन का पत्नी का नाम था यशोमती। यशोमती, यशोमती को 3 पुत्र पुत्री, क्या क्या नाम था, तो पहला जो नाम था उसका नाम था राजवर्धन, क्या नाम था, राजवर्धन। दूसरा नाम था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। तीसरा जो था वो राजश्री नाम था, क्या था, राजश्री नाम था। ये पुत्री थी, ये पुत्री थी। राजश्री का जो विवाह हुआ था वो हुआ था आपका मौखरी के शासक, मौखरी के शासक ग्रह बर्मन से, किससे, ग्रह बर्मन से। बातों के बाद किया जाए तो ये अशोक जो है मौर्य काल से संबंधित है, आप सभी को पता होगा, मौर्य काल से संबंधित है। ये बहुत बड़ा जो है, ये बहुत बड़े शासक हुआ करते थे। बहुत बड़े शासक के साथ साथ में ये बहुत ही योग्य शासक हुआ करता था, जो कि कश्मीर के साथ साथ कलिंग को इन्होंने जीतने का काम किया, जो कि आज तक किसी भी राजा कलिंग को जीत नहीं पाया था। एकमात्र ऐसा राजा अशोक जिन्होंने जो है, जिन्होंने कलिंग को जीतने का काम किया था। और इतिहास में मात्र 2 ही ऐसे महान है, एक महान है सिकंदर महान और एक है अशोक महान। ऐसे ही नहीं बन गया, इन्होंने अपने जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल किया, बहुत सारे संघर्ष किया, और इनके अपने साथ में अशोक जो है नाम जुड़वाया, और ये बौद्ध धर्म को बाद में ज्वाइन करने का काम किया था। और बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है उपगुप्त के द्वारा मिल गया था, किसके द्वारा, उपगुप्त के द्वारा। फिर बाद में 84,000 स्तूपों को बनाने का काम किया, और इनके पुत्र और पुत्री के द्वारा पूरे एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए इन्हें जो भेजा गया, पूरा एशिया में भेजा गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। 13 का सी, 13 का सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए और बढ़ते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया, अभी तुरंत हम बताए थे, क्या बताए थे, इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख जो है समुद्रगुप्त का कवि, जिसका नाम था हरिसेन, इन्होंने कन्नौज से मंगवा करके, और समुद्रगुप्त के विजय के बारे में बताया गया, किन किन राजा को हराया गया, उस राजा के बारे में इस जो है शिलालेख, इस स्तंभलेख में उसके बारे में चर्चा किया गया, वर्णन किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो हरिसेन के द्वारा। तो हरिसेन इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। महासेन की बात किया जाए तो महासेन का ऐसा कोई काज नहीं है जो कि हम आपको बता सकते हैं, लेकिन वीरसेन की बात किया जाए तो ये एक गणितज्ञ थे, क्या थे, ये गणितज्ञ थे। गणितज्ञ के साथ साथ में जैन दार्शनिक थे, जैन दार्शनिक थे, जैन दार्शनिक थे। इन्होंने जो है पुस्तक लिखा, एक धवला नामक है, एक महाधवला नामक, ये 2 पुस्तक लिखने का काम किया था। कौन किया था, वीरसेन ने काम किया था, ठीक है ना। तो 14 का डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। फहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, फहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो देखिए फहियान की बात किया जाए तो ये एक चीनी दार्शनिक थे, क्या थे, चीनी दार्शनिक थे, जो कि बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा लेने के लिए आए थे। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, कहाँ आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, द्वितीय के दरबार में आए थे। इनका पुस्तक का नाम था, तो इनका पुस्तक का नाम देखा जाए तो इनका पुस्तक का नाम जो था ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट, ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, इनका पुस्तक का नाम था, किसका, फहियान का नाम था, ठीक है ना। चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। समुद्रगुप्त की बात किया जाए तो ये भारत का नेपोलियन, क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। साथ साथ में बिना बाधक भी इसे कहा जाता है, सिक्कों पर बिना बाज बजाते हुए नजर आए। उसके बाद इसी से संगीत का प्रेमी थे, क्या थे, संगीत का प्रेमी थे। चलिए गुप्त शासक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया, तो देखिए पंचतंत्र की बात किया जाए तो ये पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। कौन थे, विष्णु शर्मा थे। अगर वेद व्यास की बात किया जाए तो इन्होंने महाभारत की रचयिता, महाभारत की रचयिता। महाभारत का दूसरा नाम क्या है, जय संहिता। वाल्मीकि रामायण किसने लिखा, वाल्मीकि, याद रखेगा,
तुलसीदास, तुलसीदास भी बहुत सारे दार्शनिक ग्रंथ लिखने का काम किया, दार्शनिक ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ। चलिए 16 का सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मेघदूत का लेखक कौन है? देखिए मेघदूत की बात किया जाए तो मेघदूत जो है, मेघदूत जो लेखक है वो कालिदास। कालिदास का बहुत सारा पुस्तक है, याद रखेगा। मालविकी मित्रम, ठीक है। उसके बाद रघुवंशम, क्या नाम है? रघुवंशम। उस मेघदूतम क्या हो जाएगा? मेघदूतम। मेघदूतम के साथ साथ अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब प्रसिद्ध पुस्तक है। अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब जो है कालिदास की रचना है, याद रखिएगा। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है। चलिए बाणभट्ट। खुशवंत सिंह का पुस्तक का नाम बहुत फेमस नाम है, याद रखिएगा, ए ट्रेन टू द पाकिस्तान, ए ट्रेन टू द पाकिस्तान। हुमायूं कबीर दिया हुआ, ये देखिए कबीर, हुमायूं अलग है, कबीर भी नाम अलग है। हुमायूं का जो है, हुमायूं के ऊपर एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम था हुमायूं नामा, याद रखिए। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। चलिए, और साथ साथ में कालिदास की बात किया जाए तो इसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। 18 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सा नहीं है? देखिए सुश्रुत भी चिकित्सा है, इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा। क्या लिखा? सुश्रुत संहिता लिखने का काम किया था। इसने चरक संहिता लिखा। क्या लिखा? चरक संहिता। ये चरक किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे आपका कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में, याद रखेगा। धनवंतरी भी बहुत बड़े चिकित्सक थे, याद रखेगा। क्या थे? चिकित्सक थे। तो चारवाक जो है ये नहीं थे, याद रखेगा। चारवाक चिकित्सक नहीं थे, ये भौतिकीविद थे। ये क्या थे? भौतिकीविद। ये तीनों जितने भी डॉक्टर थे ना, ये जितने चिकित्सक थे, ये तीनों चिकित्सक जो है आयुर्वेद के थे, आयुर्वेद के थे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धनवंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया? ये देखिए आ गया। हमने आपको क्या बताए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय को, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, महाराजा धीराज के नाम से भी जानते हैं, शकों को हराने वाले एकमात्र शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। शकों को पराजित किया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इन्हीं के दरबार में 9 रत्न रहते थे। कौन रहते थे? 9 रत्न रहते थे, जिनमें से कालिदास, क्या थे? कालिदास थे, कालिदास थे, अमर सिंह थे, छपनक थे, धनवंतरी थे, ईटीसी। इस तरीके से जो है 9 रत्न टोटल रहा करते थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। समुद्रगुप्त को जानते हैं, इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन। भारत में रेशम मार्ग की खोज किसने किया था? कनिष्क ने। भारत में रेशम मार्ग की खोज किसने किया था? कनिष्क ने किया था। कनिष्क बात किया जाए तो कनिष्क किस शासक थे? तो कुषाण शासक। कुषाण वंश का स्थापना किसने किया? तो कुषाण वंश का स्थापना किया था कुजुल कड़फिसेस। चलिए अशोक की बात किया जाए तो अशोक मौर्य काल से संबंधित है। किस काल से? मौर्य काल से संबंधित है। ये बहुत ही महानतम जो है शासक हुआ करते थे। इन्होंने भेरी घोष नीति को छोड़ करके ये इन्होंने धम्म घोष अपनाया, धम्म घोष की नीति अपनाया। ठीक है, कब अपनाया? तो इन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद इसी समय जो है इनका हृदय परिवर्तन हुआ, याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर।
नंबर 20 बरामीर कौन थे? ये देखिए ये बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर भी थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये एस्ट्रोनॉमर बहुत बड़े थे, ये खगोल शास्त्र हुआ करते थे। कौन? बरामीर हुए थे। ये प्राचीन खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने साथ साथ में बृहत संहिता, क्या चीज? बृहत संहिता, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतक, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत संहिता तो लिख ही दिए। उसके बाद नक्षत्र, नक्षत्र में क्या? विद्या, वनस्पति, वनस्पति शास्त्र, शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, प्राकृतिक इतिहास, और साथ साथ में भौतिकी, भौतिकी के साथ साथ भूगोल। ये इतने बड़े जो है, इतने बड़े ज्ञानी थे, ये सभी चीजों का ये जानकार थे। कौन थे? बरामीर थे। एक प्राचीन खगोलविद के साथ साथ ये सभी चीजें जो है लिखा, लिखने के साथ साथ में ये सभी चीजों का आविष्कार किया था। किसने किया था? बरामीर किए थे। ये एक पावर स्टेशन, ये देखिए पावर स्टेशन, ये कोई पावर स्टेशन से कम थोड़े ना है, इतना इतना ज्ञान लेके रखा हुआ है, सचमुच में एक पावर स्टेशन के बराबर है। चलिए ठीक है, एस्ट्रोनॉट उसे कहा जाता है जो अंतरिक्ष में जाता है, उसी को एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, याद रखेगा। एस्ट्रोनॉमर, उसके बारे में अध्ययन करने वाले को, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं के निर्मित है? ये देखिए अजंता की गुफाएं हैं, याद करिए, आपको पढ़ाए थे। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, वैदिक काल, आर्य काल, वो सभी हम चीजें पढ़ाए थे। उसी में हमने आपको अजंता की गुफाएं के बारे में चर्चा है, जिसमें कि हम बताए थे आपको 800 से ऐसे अधिक घर मिले थे। कहाँ पर मिले थे? जो कि मनुष्य के रहने का एक स्थान जो है, ये प्रूव होता है अजंता की गुफाएं से। ये कहाँ स्थित है? तो ये 800 से अधिक घर बना, 800 से अधिक घर मिला था, प्रमाण मिला था। और ये जो है प्राग ऐतिहासिक काल का जो है स्थान माना जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल का स्थान माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ अजंता की गुफाएं को 1992 में राष्ट्र धरोहर घोषित किया गया। क्या किया गया? राष्ट्र धरोहर घोषित किया। और 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल हुआ। यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया, याद रखिएगा। चलिए, अजंता की गुफाएं निर्मित की गई है। अब किसके द्वारा किया गया है, अब ये हम देखते हैं। तो गुप्त, क्या हो जाएगा इसका आंसर? गुप्त, गुप्त के द्वारा जो है इसका जो अजंता की गुफाएं का निर्माण जो है किया गया 2री शताब्दी में। कब किया गया? 2री शताब्दी, याद रखेगा, 2री शताब्दी में किया गया, ठीक है ना। चलिए, बाकी बात मौर्य काल अलग है। मौर्य काल जो है भारत में जो ले आने का काम करता है, किसने किया है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कब किया भैया? तो ये 322 BC में, याद रखेगा, 322 BC में स्थापना हो गया, ठीक है ना। बाकी बात आपका चालुक्य है, 8वीं शताब्दी में इसका जो है स्थापना हो गया था। और ये इसका स्थापना किसने किया था? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम ने। इसकी राजधानी बातापी, क्या था? बातापी था, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ये हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें हमारी क्लास के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।